माननीय धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति चुने गए तब भी राजस्थान गर्व हुआ था। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से हम ये महसूस करते हैं कि राजस्थान का जो गौरव हमें प्राप्त हुआ था वो थोड़ा कम होगा। अब जो नया माननीय उपराष्ट्रपति आएंगे वो अपने हिसाब से किस प्रदेश से आएंगे, कौन आएंगे, तो उनको गौरव करने का अवसर मिल जाएगा। बाकी जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तराखंड के दौरे के समय उनकी तबीयत खराब हुई थी, वहां भी उनको चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ी थी। उसके बाद एम्स में भी उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया था और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था और उन्होंने ये महसूस किया होगा कि शरीर और स्वास्थ्य सबसे पहले है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नगर पालिकाओं के वार्डों के पुनर्सीमांकन का कार्य अंतिम चरण में है। आज हमने प्रदेश की 312 नगर निकायों के लगभग 99.99% परिसीमन कार्यों को स्वीकृत कर दिया है। 0.1% एक दो वार्ड पूरे प्रदेश के ऐसे बचे हैं जहां की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो वार्ड में जनसंख्या का विचलन ज्यादा आ रहा है। एक बार पुनः उनका भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं। अगर फिर भी भौतिक सत्यापन पे अगर भौगोलिक स्थिति में कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो कल तक या परसों तक रिपोर्ट मंगवाइए, उसके बाद उसको भी अंतिम रूप दे देंगे और उसके बाद अगस्त के पहले सप्ताह में लगभग राजस्थान के सभी 312 नगर निकायों को, एक पर राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन है उसको छोड़कर सभी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से हम मतदाता सूची तैयार करने के लिए आग्रह करेंगे और उसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी आग्रह करेंगे कि दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत प्रदेश के सभी 312 नगर निकायों का निर्वाचन एक साथ करवाने की कार्रवाई करें। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करेगा कि उसके पास मैन पावर कितना है, उसके आधार पर वो 1 तारीख में पूरे प्रदेश के नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाएगा या दिसंबर महीने में 2 तारीख में एक। बिहार में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ की हुई है। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग और जो निर्वाचन से संबंधित नियम कायदे हैं उनमें स्पष्ट प्रावधान है कि हर साल मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा और हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का विस्तृत परीक्षण होना चाहिए। उसी के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवा रहा है। अब तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने फर्जी मतदाताओं की नाम विभिन्न स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज करवा रखे थे। अब चूंकि जब उनसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं वो प्रमाण उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो मतदाता सूची से नाम पृथक होना विधि सम्मत है। और ये भी एक कटु सत्य है कि भारत का मूल नागरिक ही भारत का मतदाता बन सकता है। घुसपैठिए किसी भी रूप में भारत के मतदाता नहीं हो सकते। ये संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है। लेकिन तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी,
वो कहते हैं कि सत्ता में जब तक बीजेपी है तब तक कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कागज के बता चीज़ों को जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में दोहराया जाएगा। जब विपक्ष के पक्ष में चुनाव का परिणाम आता है तब तो सारी चुनाव प्रक्रिया बहुत पाक और सही रहती है, और जब जनता उनको समर्थन नहीं देती है, चुनाव का परिणाम उनके खिलाफ चला जाता है, तो वो कभी चुनाव आयोग को दोष देते हैं, कभी वोटिंग मशीन को दोष देते हैं और कभी किसी चीज को दोष देते हैं। तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। किसी के भी मनरूप के अनुसार कोई काम नहीं हो सकता। संविधान के अंतर्गत जो नियम कानून बने हुए, जो विधि बनी है, उसी के अनुरूप भारत का निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करता है। अभी हाल ही में आपने संविधान हत्या दिवस भी मनाया। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये तो 18 महीने की इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, जबकि कि हमको पिछले 11 साल की इमरजेंसी दी थी। फारूक अब्दुल्ला को शायद ये याद नहीं है। इमरजेंसी तो बहुत बाद में लगी थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था उसे स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया था। उसके बाद तत्कालीन सरकार के खिलाफ कुछ लेखकों ने, कुछ समाचार पत्रों ने आलोचना शुरू की, तो 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। तो 77 में आपातकाल नहीं लगा था, आपातकाल तो 1951 से लगना शुरू हो गया था। अब चूंकि ये गलत काम पिछले 11 साल में कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनको सबको तकलीफ है, और इस तकलीफ का हमारे पास कोई इलाज नहीं। एक आखिरी सवाल कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, आपकी शेखावत के इस्तीफा, इस तरह से देखते हैं कि जबकि के विपक्ष। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दिया स्वास्थ्य कारणों से। राजस्थान के लिए हम ये मानते हैं कि अगर वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे तो हमें, चाहे भैरू सिंह जी, जब माननीय भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति चुने गए तब भी राजस्थान को गर्व था, और माननीय धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति चुने गए तब भी राजस्थान को गर्व हुआ था। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से हम ये महसूस करते हैं कि राजस्थान का जो गौरव हमें प्राप्त हुआ था वो थोड़ा कम होगा। अब जो नया माननीय उपराष्ट्रपति आएंगे वो अपने हिसाब से किस प्रदेश से आएंगे, कौन आएंगे, तो उनको गौरव करने का अवसर मिल जाएगा। बाकी जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तराखंड के दौरे के समय उनकी तबीयत खराब हुई थी, वहां भी उनको चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ी थी। उसके बाद एम्स में भी उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया था, और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, और उन्होंने ये महसूस किया होगा कि शरीर और स्वास्थ्य सबसे पहले है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो विपक्ष अपना अपना कोई भी बात कहेगा, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुई? विपक्ष अपने अपने हिसाब से अपने विचार प्रकट करेगा, करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो सबके सामने है।